अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी पिछली वीडियोस आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि टाइम बाय टाइम आपके पास तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। जी, तो आज का हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम में से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था Kc, जो कि है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम लोगों ने एक्सप्रेशन बनाया था ये, जिसमें हमारे पास C D डिवाइडेड बाय A एंड B, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन था, जिसमें हमारे पास जो कि प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास न्यूमरेटर्स में आते हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो मेजर इशू है या मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनाते हैं, और हम इसी इक्वेशन को बेसिकली यूज़ करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होगा। हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है लाइटनिंग स्टॉर्म की। इसमें हमारे पास आता है 3O2 इंटू 2O3। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो हैं 3O2 और जो प्रोडक्ट्स हैं वो है 2O3। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में डालें तो हमारे पास ऑक्सीजन 3 जो होगा वो हमारे पास ओजोन वो जाएगा न्यूमरेटर्स में, और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास जाएगा डिनोमिनेटर में। ये हमारे पास ओजोन है, ये ऑक्सीजन है, तो इसको हम सिंपली लिख लेते हैं Kc इज इक्वल टू O3 डिवाइडेड बाय O2। अब आपने देखा होगा तो ये जो 2 और ये इसके 3 हैं, ये हमने कहाँ लिखना है, ये हमारे पास इसी तरह स्मॉल d और AB की तरह होंगे, जिनको हम एक्टिव मैसेज कह रहे हैं या उनके कोफिशिएंट कह रहे हैं। इसका है 2 और इसका है 3। ये आ गया है हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन एक इक्वेशन का। अब इसी तरह हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं, जिस सिंपलेस्ट सी आपकी बुक में से ले लेते हैं हम एक इक्वेशन, जिसमें है हमारे पास 2NO2 इंटू N2O4। अब इसको भी उसी की तरह डिज़ोल्व करेंगे। आपने देखना है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसको हमने लिख दिया N2O4 डिवाइडेड बाय NO2, नीचे आ जाएगा। और आपने देखा था इसका हमारे पास कोई भी पावर कोफिशिएंट एक्टिव मास नहीं है, तो इसको हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन NO2 का हमारे पास है ऊपर 2। ये एक और हमारे पास इक्वेशन का केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया है। जी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूनिट को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। जब तक हम किसी भी इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन नहीं निकालेंगे हमारे पास उसका यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इसका हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, तो इसका ही अब हम यूनिट निकालते हैं। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स और जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब की जो एक्टिव मैसेज या फिर जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो हमेशा रिप्रेजेंट होती है मोल पर DM क्यूब में, और यूनिट्स निकालने के लिए ये ही हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होगा और इसी को हम आगे लेके चलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास एक Kc एक्सप्रेशन आया हुआ है। इसमें देखें आप N2O4, ये हमें बता रहा है कि ये जस्ट N2O4 की एक कॉन्सेंट्रेशन है, वन कंसनट्रेशन, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मोल पर DM क्यूब। यहाँ पर सिर्फ एक आया हुआ है तो इसको मोल पर DM क्यूब से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके ऊपर कोई 1 2 0 नहीं है तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। नीचे भी हमारे पास NO2 या कंसनट्रेशन बता रहा है, मोल पर DM क्यूब ही होगा, लेकिन आप देखिए तो इसके ऊपर 2 आती हैं तो हम इसके ऊपर 2 लिखेंगे। तो ये हमें क्या बता रहा है कि बेसिकली इस जगह पे हमारे पास 2 मोल पर DM क्यूब है। इनको जब हम आपस में कट करेंगे तो एक इससे कट कर देंगे आपस में, लेकिन एक रह जाएगा, तो इसका जो यूनिट होगा वो ये बनेगा मोल पर DM क्यूब।
अब इसी यूनिट को अगर हम और ज़्यादा मॉडिफाई करें तो मोल को हम ऊपर ले आएँ और DM क्यूब को जब ऊपर ले आएँ तो इसके हमारे पास साइंस चेंज होती है। यहाँ पर -3 था, ये +3 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 था प्लस, और ये -1 हो जाएगा, और ये हमारे पास एक यूनिट आ जाएगा मोल पर मोल DM क्यूब, किसका यूनिट आता है इस इक्वेशन का हमारे पास, जो कि आपको इस वक्त नज़र आ रही है। जी, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई है, हमने इसका यूनिट फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका KC एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो कि ये होगा हमारे पास। सबसे पहले जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं हम उनको न्यूमरेटर में लिख देंगे, और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब जितने भी हमारे पास हैं इन सब की कंसंट्रेशन मोल पर DM क्यूब होगी। आप सबने एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उन सब की वैल्यू या कंसंट्रेशन मोल पर DM क्यूब होगी। अगर हमारे पास कुछ चेंज होगा तो वो इनके ऊपर जो फैक्टर्स आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, जो एक्टिव मैसेज आ रहे हैं, जो कि 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, इधर इनमें से किसी के भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, जस्ट 1, 1 है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया, तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का नो यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अब हम लेते हैं N2 + O2 × 2NO, N2 + O2 × 2NO। इसको भी इसी तरह हम लिखते हैं NO2 / N2O2। इसका एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो मोल पर DM क्यूब होल 2 डिवाइडेड बाय मोल पर DM क्यूब होल 2 मोल पर DM क्यूब होल 2। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 हैं, नीचे भी 2 हैं, तो ये आपस में सारे कट हो जाएंगे और इसका भी हमारे पास कोई यूनिट नहीं आएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको 3 से 4 एग्जांपल्स दे दिए हैं, जो कि आपकी बुक्स की ही एग्जांपल हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स की समझ आ सके। अब हम जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द SCQs, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है, सबसे पहले आप समझ लें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कैसे होता है। सबसे पहले हम लोगों ने प्योर रिएक्टेंट्स और प्योर ही प्रोडक्ट्स लेने हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट लिए जाएंगे हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर में, और ये रिएक्ट करेंगे एट कांस्टेंट स्पीड, आपस में रिएक्ट करेंगे और कांस्टेंट रेट पे रहेंगे, मतलब इनका रिएक्शन रेट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास से क्या आएगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। तो इसमें सबसे पहले जो कंडीशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, इनकी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। दूसरा, कहीं पर भी कोई रिएक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ उस रिएक्शन में आती है वो होता है टेम्परेचर। उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर वो कांस्टेंट होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। जो रिएक्शन के स्टार्ट में था वही एंड में होना चाहिए। और थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्रेशर हो सकता है या फिर वॉल्यूम हो सकता है हमारे पास सिस्टम का या फिर उस क्लोज्ड कंटेनर का, वो भी हमारे पास कॉन्टीन्यूसली कांस्टेंट होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास आता है वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है टाइट्रेशन का। ये सारी लेबोरेटरी मेथड्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जब हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पता होगा तो हम इजीली इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है कैटलिस्ट। ये बहुत स्पेसिफिकली आपकी बुक में नहीं लिखा होगा, लेकिन ये साइड पे किसी बॉक्स में लिखा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करता है
रेट को इंक्रीज़ करता है, लेकिन ये हमारी पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और वो जिस पोजीशन पे जा रहा है, जिस भी स्टेट पे जा रहा है, कभी भी कैटलिस्ट उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जस्ट ये करेगा कि कोई भी रिएक्शन स्लो है तो उसको आके स्पीड अप कर देगा, किसी भी रेट 0 है तो उसको 1 से 2 पे 3 पे ले जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रेट इंक्रीज़ करेगा, उसका पोजीशन के ऊपर कोई भी रोल नहीं होगा, जस्ट स्पीड अप करेगा और रेट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश रहेगा, यहाँ पर किसी भी किस्म का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी मसला आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। उसके अलावा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।